हाय गाइस, आज हम एच.सी. वर्मा बुक के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कांट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिकली हमें ये 4 सेट्स दिए हुए हैं क्वांटिटीज के। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसकी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मान सकते। तो हमें बस दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। पहली बात यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम डिफाइन करेंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उन्हें एक दूसरे के मदद से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि मास और लेंथ हो गया, अब ये कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लेंथ को मास की वजह से डिफाइन करते हैं या फिर मास को डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ की ज़रूरत होती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो एक ये क्वालिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की। दूसरी क्वालिटी होती है कि अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा क्वांटिटीज़ होती हैं, राशियाँ होती हैं, उन्हें हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से डिफाइन करते हैं। जैसे कि स्पीड हो गई, स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तरह की लंबाई है और टाइम है, तो इन दोनों की मदद से हमने स्पीड को डिफाइन किया। ये दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटी में। अब इन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। तो लेंथ है, मास है और वेलोसिटी है। लेंथ को यदि हम लिखें तो इसकी जो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ की जो विमा होती है, मतलब डायमेंशन होती है, वो होती है एल। मास की होती है एम। वेलोसिटी की होती है LT-1। अब ये तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। भले ही वेलोसिटी में एल की डायमेंशन आ रही है, मगर ये जो टी है, ये टी भी इसमें इस टाइप की राशि है जो इन दोनों में नहीं है। मतलब यदि हम लेंथ को, मास को और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान के एक सिस्टम बनाते हैं क्वांटिटीज़ का, तो इन तीनों की हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसके स्पीड के अंदर टाइम है, तो टाइम का जहाँ भी काम होगा हम इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए हाँ, हम इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं इस सेट को। दूसरा है लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। तो यदि हम इनके विमीय सूत्र लिखें तो लेंथ का L होता है, टाइम का T होता है, वेलोसिटी का होता है LT-1। इसे नहीं ले सकते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, क्योंकि ये जो, अगर हम इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानेंगे तो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये नहीं है, तो इसे हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। अब तीसरे चौथे ऑप्शन को भी एनालाइज कर लेते हैं। तीसरा है मास, टाइम और वेलोसिटी। तो हम लिखते हैं, इसकी विमा हो गई m, इसकी हो गई टाइम और वेलोसिटी की LT-1। ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसे भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट बना सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है लेंथ, टाइम एंड मास।
तो लेंथ, टाइम और मास, ये तो ऐसा यूनिट्स में ही इसे माना गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट्स में आ सकती है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन हुआ बी। दूसरा प्रश्न है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। यहाँ पे एन क्या है? एन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है यूनिट। जैसे कोई हमने लंबाई नापी, मान लीजिए वो आ गई 5 इंच, इसमें ये 5 है एन और ये इंच है यूनिट। एक एग्जाम्पल है ये बस। तो इफ रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, यदि इस रिजल्ट को, मतलब कि किसी क्वांटिटी को हमने मेजर किया है तो इसे हम अलग अलग यूनिट्स में लिखें, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही होगी? तो इसको हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई लंबाई नापी, वो आ गई 1 मीटर, ये भी एन यू की तरह ही है। अब हम इसी 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, इसी को हम लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर। तो हमने किया क्या है, एन की वैल्यू 100 गुना कर दी, तो एम की वैल्यू, मतलब ये जो यूनिट की वैल्यू है वो 100 गुना कम हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि 100, यहां जो एन की वैल्यू है वो 100 गुना बढ़ गई, 100 गुना वैल्यू हो गई, और जो यूनिट है वो 1/100 हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, मतलब सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा होता है। तो हुआ क्या है कि जितनी एन की वैल्यू जितनी बढ़ रही है, जितने अनुपात में बढ़ रही है, यूनिट की वैल्यू उतने ही अनुपात में घट रही है। यहां पे देखिए 1000 गुना बढ़ गई एन की वैल्यू, तो यूनिट की वैल्यू 1000 गुना घट गई, या यूं कह दे कि यूनिट 1/1000 गुना हो गई है। ये दूसरी जो यूनिट है वो पहली यूनिट का 1/1000 गुना है। ये डी से समझ में आता है ये चीज, क्योंकि डी में वो कह रहा है एन यू के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यदि हम इसके चिन्ह को हटाना चाहें, यही कर देता हूं मैं, तो एन इक्वल्स टू सी बाई यू। तो हम कह सकते हैं कि एन यू इक्वल्स टू सी, मतलब एन यू एक कांस्टेंट है, मतलब कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट है। हाँ वो कांस्टेंट है, अब उसको अलग अलग ढंग से लिखने से वो बदल थोड़ी ना जाएगी, इसलिए आंसर है डी, एन यू के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू, ये x का विमीय सूत्र है m टू दी पावर a l टू दी पावर b t टू दी पावर c, तो बताओ द क्वांटिटी मास, और उसके बारे में ये 4 ऑप्शन है। पहला है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l t एंड x, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l t एंड x, उसको मैंने यहां लिखा नहीं है मैंने। तीसरा ऑप्शन है मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इक्वल्स टू 0, और चौथा ऑप्शन है मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आंसर डी करेक्ट है। क्यों है? तो यहां पे एक ऐसे समझ सकते हैं इसको, मैं यहां पे कर देता हूं इसको सॉल्व, कि जैसे x का विमीय सूत्र है m टू दी पावर a l टू दी पावर b t टू दी पावर c। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो m टू दी पावर a होगा ये, l टू दी पावर b t टू दी पावर c, ये बटे में आ गया x के बटे में आ गया, और फिर m क्या होगा, m होगा इस सब के ऊपर 1/a की पावर लगा देंगे। अब देखिए यदि a 0 हो जाएगा तो ये पावर अनडिफाइन हो जाएगी, तो
फिर हम m को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। या फिर यूं कह लीजिए कि यदि a 0 हो जाएगा तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या पे या किसी भी चीज पे 0 की पावर लगाने पे 1 हो जाता है उसका आंसर। तो m तो यहाँ गायब ही हो जाएगा विमीय सूत्र से, फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। इसलिए मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l, t एंड x इफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये गलत है क्योंकि इसमें a इक्वल्स टू 0 कह रहा है। अच्छा, ये भी गलत है, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l, t एंड x, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो फिर नहीं किया जा सकता। तो ये ऑलवेज शब्द गलत है, ऑलवेज के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। कैन नेवर बी, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यदि a डज नॉट इक्वल्स टू 0 तब तो हम इसे एक्सप्रेस कर ही सकते हैं इस m को इनके टर्म्स में, इसलिए डी सही है। और चौथा प्रश्न है, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी नेवर हैज यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट, मे हैव यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी जिसके पास कोई विमा नहीं है उसकी यूनिट नहीं होगी कभी, हमेशा यूनिट होगी, कभी कभी हो सकती है यूनिट, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका आंसर है मे हैव यूनिट, कोई गारंटी नहीं है उसकी यूनिट हो या नहीं हो। अच्छा, यहां से कुछ लोग सोच सकते हैं कि डायमेंशन लेस है तो उसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए। मतलब जिसकी डायमेंशन ही नहीं है, जिस क्वांटिटी की जिसका विमीय सूत्र कुछ इस तरीके का है m0 l0 t0, मतलब mlt कोई विमा है ही नहीं उसमें, तो उसकी यूनिट क्या होगी। असल में एक यूनिट ऐसी है, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो डायमेंशन लेस है फिर भी उसकी यूनिट एग्जिस्ट करती है, वो होती है समतल कोण या फिर कोण। क्योंकि कोण क्या होता है, अगर हम गणित की भाषा में लिखे होती है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी एक तरीके की लंबाई है, त्रिज्या भी एक तरीके की लंबाई है, तो ये तो विमाहीन हो गया, लेकिन इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो ऐसी बात भी नहीं है कि नेवर हैज यूनिट, नहीं, एक केस हमें मिल गया ऑलवेज हैज यूनिट, ये भी गलत है। बहुत सी राशियां ऐसी हैं, मोस्ट ऑफ द राशियां ऐसी ही हैं जो विमाहीन है और उनकी यूनिट भी नहीं है, जैसे कि अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि, उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, तो मे हैव यूनिट कहना ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ये गलत है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जिसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, उसके लिए बताइए इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब एक नॉन जीरो डायमेंशन उसके पास नहीं होती है, मतलब कुल मिला के उसकी डायमेंशन नहीं होती है। अच्छा, और ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, उसके पास हमेशा नॉन जीरो डायमेंशन होती है। तीसरा है, मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, और चौथा ऑप्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। अच्छा, जो 4th क्वेश्चन था वो हमसे कह रहा था कि अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब एक विमाहीन राशि, मतलब जो चौथा क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था विमाहीन राशि के बारे में क्या सत्य है। तो हमने उसका आंसर दिया था कि एक विमाहीन राशि की एक यूनिट हो सकती है, ये हमेशा तो सही नहीं है लेकिन हाँ हो सकती है। मे हैव अ यूनिट, नॉट ऑलवेज, मे हैव अ यूनिट, क्योंकि एक विमाहीन राशि कोण होती है जिसकी यूनिट होती है रेडियन, तो ये है तो विमाहीन लेकिन फिर भी इसकी एक यूनिट है, तो इसलिए। और एक राशि होती है अपवर्तनांक, जो विमाहीन भी है साथ साथ में मात्रकहीन भी है, उसका कोई मात्रक भी नहीं होता। और जैसे हम कह सकते हैं सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, लिख नहीं रहा हूं मैं, तो वो क्या होती है, किसी भी पदार्थ का घनत्व
बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, वो भी एक विमाहीन राशि और मात्रकहीन राशि भी है। तो ये राशियों पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने उसका आंसर दिया था मे हैव अ यूनिट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस क्वेश्चन में कह रहा है यूनिट लेस क्वांटिटी, मतलब विमाहीन मतलब मात्रकहीन राशि इनमें से क्या होगी। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो, ये तो शुरुआत से ही गलत है, क्योंकि एक यूनिट लेस क्वांटिटी की हमेशा नॉन जीरो डायमेंशन होगी, ये तो नहीं होता। मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन मतलब ये कह रहा है कि हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब एक मात्रकहीन राशि विमाहीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी गलत है। असल में एक मात्रकहीन राशि हमेशा विमाहीन होगी। एक मात्रकहीन राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है वो विमाहीन ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोण है, कोण तो एक मात्रक वाली राशि है लेकिन ये विमाहीन है। और चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। इसका मात्रक नहीं है, इसकी विमा भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी राशि में मात्रक आता है, मान लीजिए किसी राशि का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो अब मीटर स्क्वायर लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड टाइम को, तो डायमेंशन लेस कैसे होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि अ यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, उसकी कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकती, वो हमेशा विमाहीन ही होगी। आई होप आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द पावर एन साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। इसमें हमें n की वैल्यू बतानी है। तो चूंकि हम मात्रक और विमाएं यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम जो यूनिट्स और डायमेंशंस की मेथड होती है उससे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो साइन इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है x अपॉन a माइनस 1। हम जानते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से कि जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को सम करते हैं या डिफरेंस लेते हैं तो उन दोनों की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं x अपॉन a एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए, डायमेंशन लेस, बिकॉज वन डायमेंशन लेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि x की डायमेंशन a की डायमेंशन की इक्वल है। एक बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे भी चूंकि माइनस लगा हुआ है दोनों के बीच में, तो हम कह सकते हैं 2ax की जो डायमेंशन है वो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। 2 तो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं a की डायमेंशन इंटू एक्स की डायमेंशन इक्वल्स टू एक्स की डायमेंशन का होल स्क्वायर। यहाँ से भी यही बात प्रूव हो जाती है कि a की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन की इक्वल है। तो यदि हम यहाँ ओवरऑल डायमेंशन देखें स्क्वायर रूट के अंदर, वो आती है a का स्क्वायर, क्योंकि x और a की डायमेंशन तो इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं a के स्क्वायर का रूट, ऊपर जो dx है dx इक्वल dx होता है असल में x में एक छोटा सा परिवर्तन, तो इसकी भी जो डायमेंशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी भी जो डायमेंशन है वो होगी a के इक्वल, और यहाँ पे a स्क्वायर के इक्वल होगी स्क्वायर रूट के अंदर। इंटीग्रल केवल बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफलों का सम होता है, आप ये जानते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ a पे ओवरऑल पावर 0 बचेगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a की जो टोटल डायमेंशन है वो 0 है, इसलिए राइट हैंड साइड में भी 0 होगी। साइन इनवर्स तो एक नंबर होता है, इसलिए ये डायमेंशन लेस है। तो अब कुल मिला के बचता है a, तो n की पावर क्या हो कि जिससे ये राइट हैंड साइड डायमेंशन लेस हो जाएगी। हम जानते हैं n शुड बी इक्वल्स टू 0, तभी ये हो सकता है। तो ये है आंसर। इन सभी 6 क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिए, और जो भी समस्या है इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए वीडियो पर। धन्यवाद।